हेलो स्टूडेंट्स, स्टू ऑन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जलंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का आखिरी लेक्चर, जिसमें हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस विल बी द स्मॉल लेक्चर एंड उसको पिछले लेक्चर के साथ नहीं किया जाता, बहुत लेंथी हो जाता वो लेक्चर, इसलिए यह लेक्चर थोड़ा शॉर्ट बनेगा, 40 से 50 मिनट का। इस दौरान आइए देखते हैं हम लोग तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, टर्मिनोलॉजी समझिए और क्या है प्रोसेस। ए प्रोसेस which is very slow in nature, वो अपने स्वभाव से बहुत ही स्लो है, वेरी स्लो, वेरी स्लो, कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को वेरी स्लो प्रोसेस कहेंगे। किताब में लिखा रहता है इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। तो ए प्रोसेस विच इज वेरी स्लो इन नेचर कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। जैसे कोई गैस है और यहां से एक लाइट पिस्टन से लगा हुआ है। अब इसको ऊपर की तरफ यदि इसको हम हीट दें और धीरे धीरे हीट इसको दे रहे हैं वेरी स्लो, तो ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत धीरे धीरे, ठीक है, वेरी स्लो। तो होगा क्या, जैसे लगेगा, जरा समझिएगा कि जो प्रेशर यहां पे है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होगा, तो लगेगा कि इसका प्रेशर जो का तो बना हुआ है, प्रेशर चेंज नहीं हुआ, बहुत कम वेरिएशन प्रेशर से धीरे धीरे लगेगा प्रेशर हमेशा सेम है, वॉल्यूम भी लगेगा हमेशा सेम है, तो चेंज समझ में ही नहीं आएगा, टेम्परेचर भी सेम लगेगा। बट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम या लार्ज टाइम इंटरवल के बाद हमें दिखेगा कि इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है, टेम्परेचर भी चेंज हो गया, प्रेशर भी। तो क्वासी स्टैटिक नेचर में ऐसा समझ में आता है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में है। तो इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस P, V and T are in equilibrium। अब ये समझिए। अब बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ये तो होगा क्वासी स्टैटिक में 2 पॉइंट। रिवर्सिबल प्रोसेस, ए प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, तो कहेंगे ए प्रोसेस विच कैन रिवर्ट बैक, which can revert back to its initial state by following same path को फॉलो करते हुए, following सेम पाथ, कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस, जैसे मान लो कि मैं यहां पे भी खड़ा हूं, मैं यहां तक चला आया। अब कहा जाए कि जहां जहां पैर रख के गए थे वहीं वहीं पैर रखकर वापस आइए, तो यस, तो कहेंगे कि यहां से यहां तक हमारा जो स्टेट चेंज हुआ है या पोजीशन चेंज हुआ, उस पोजीशन पे दोबारा जाइए, पर जहां जहां रखे थे, तो जहां जहां पैर रख के आए थे, यदि हम धीरे धीरे जाएं पैर से पैर टिकाते हुए, जैसे सोचिए, तो क्या परफेक्ट रिवर्सिबल होने की संभावना है कि नहीं है? और यदि हम जल्दी से चले जाएं तो जहां पैर पहले पड़ा था वहां पे दोबारा नहीं। एक जस्ट एक एग्जांपल, यानी एक
रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए उसको क्वासी स्टैटिक यानी बहुत स्लो होना पड़ेगा। यानी जैसे देखिए पीवी ग्राफ से देखें, पीवी ग्राफ को इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए 1 से 2 स्टेट में गए तो दोबारा रिटर्न आ सके सेम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को अचीव करते हुए दोबारा 2 से 1 स्टेट पे आ सके, ऐसा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही बना, इसको आइसोथर्मल कर्व मत समझिए, इसको ऐसे भी मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए 1 to 2। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, ए रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस must be quasi static in nature। क्वासी स्टैटिक इन नेचर, उनका स्वभाव क्वासी स्टैटिक होना चाहिए। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फ्री एक्सपेंशन पढ़ा था, अब यहां पे क्वासी स्टैटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हो गया। प्लीज राउट डाउन, फटाफट लिखिए इसे। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस लॉ is the application of फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एप्लीकेशन, इसका अप्लाइड वर्जन है, उसी को हम सेकंड लॉ कहते हैं। कोई दूसरा कोई ऐसा लॉ नहीं जनरेट हो रहा होता है इसमें बच्चों। देखिए पॉइंट वाइज समझते हैं, किस किस बारों में सेकंड लॉ को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट बहुत बेसिक सा नॉलेज कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सॉरी हाई, एक्चुअली ये फैक्ट है, this is the effect to write the potential, because in the last lecture we are study about the electric current so that I write the potential in place of potential. The heat always transfer from high temperature to low temperature, ठीक है। बट हीट कैन फ्लो, देखो बेटा, हीट कैन फ्लो फ्रॉम लो टू हाई टेम्परेचर जोन, टेम्परेचर व्हेन, ध्यान देना, व्हेन सम एक्सटर्नल वर्क इज डन, एक्सटर्नल वर्क इज डन। जब तक कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क डन न किया जाए तब तक ऐसा संभव नहीं है। यानी नेचुरल ऑर्डर है कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है कि नहीं। बट हीट को लो से भी हाई की तरफ फ्लो करा सकते हैं, कब, जब एक्सटर्नल वर्क डन होगा उस सिस्टम पे। तो कैसे वर्क होगा आगे बात। एंड दिस मैकेनिज्म यूज इन रेफ्रिजरेटर, so this mechanism used in refrigerator। ओके, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, हमें रेफ्रिजरेटर का बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना है। दूसरा है लॉ, हीट एंड वर्क आर इक्विवेलेंट and can be converted into each other।
एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि हीट यानी उष्मा, हीट को वर्क में, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हीट कैन पार्शियली कन्वर्ट into मैकेनिकल वर्क डन। हीट को मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं एंड दिस प्रिंसिपल यूज इन हीट इंजन। यही दो डिवाइस हमें पढ़ना, एक हीट इंजन और दूसरा रेफ्रिजरेटर। ओके, चलिए इसको लिखिए फटाफट। ओके, हीट इंजन हीट को कन्वर्ट करता है वर्क में, और 100% नहीं, पार्शियली कन्वर्ट करता है। अब देखिए, यह एक साइक्लिक बेस्ड सिस्टम होते हैं। डायग्राम से पहले समझते हैं, पीवी ग्राफ से। देखिए, जैसे ये 1 से 2 और फिर 2 से 1, ध्यान से समझना बेटा। तो 1 से 2 के प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है, पीवी ग्राफ से यह ओरिजिन से दूर जा रहा है। तो देखिए, डेल्टा यू भी पॉजिटिव, वर्क डन भी पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, यानी क्यू भी पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, इसका ध्यान रखते रहिएगा। तो वर्क डन भी पॉजिटिव, डेल्टा यू भी पॉजिटिव, तो क्यू पॉजिटिव, यानी इस प्रोसेस में Q1 हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया, सिस्टम ने हीट लिया। 2 से 1 के ऑर्डर में जस्ट उल्टा, डेल्टा यू नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव, इसलिए क्यू भी नेगेटिव, यानी सिस्टम से हीट बाहर निकला। ध्यान दीजिए, Q2। और इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के दौरान, 1 to 1 प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन हुआ, वह वर्क डन देखिए यही है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर का एरिया। और दिस इज द ऑल अबाउट पॉजिटिव वर्क डन, बिकॉज 1 to 2 प्रोसेस का वर्क डन डोमिनेंट है 2 से 1 के कंपेयर में, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव। और वर्क डन का पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब समझिए, सिस्टम ने कार्य किया, यानी सिस्टम ने कुछ मैकेनिकल वर्क डन किया। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें Q1 हीट लिया और Q2 हीट बाहर निकाल दिया, कुछ वर्क डन किया। तो ये जो Q1 है, दिस वन इज योर इनपुट, वर्क डन इज योर आउटपुट, एंड Q2 इज योर वेस्ट, लॉस। तो यदि हम इसको ऐसे समझें, इसको बच्चों हम बोलते हैं सोर्स रिजर्वायर, जिसका टेम्परेचर है T1। ये आपका सिस्टम कैसा प्रोसेस हो रहा है, पीवी ग्राफ में, इंडिकेटर डायग्राम में तो कहेंगे क्लॉकवाइज। देखिए, इस सिस्टम ने सोर्स से, इंजन आप दिमाग में रखिए, चाहे आपके कार का इंजन हो, व्हीकल का, किसी भी टाइप का व्हीकल का इंजन, साइकिल की बात नहीं चल रही, यहां पे फ्यूल इंजन की बात हो रही। तो वहां से उसने हीट लिया, बाय पेट्रोल बाय डीजल बर्निंग हुआ, वहां से हीट लिया। वह कितना हीट लिया, Q1, जिसका टेम्परेचर है T1, यहां से। अब सिस्टम ने क्या किया, कुछ एक साइक्लिक प्रोसेस किया। इस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान उसने कुछ मैकेनिकल वर्क डन किया, उस इंजन ने मैकेनिकल वर्क डन किया, और मैकेनिकल वर्क डन होने से जो है व्हील, पहिया जो उसका घूमने लगता है। देखते हैं ना, एक इसका एग्जाम्पल है, एक रियल एग्जाम्पल के साथ हम इसको रिलेट कर रहे हैं। तो वर्क डन हुआ, कुछ डब्लू किया इसने, और कुछ हीट साइलेंसर के माध्यम से, बाकी और अन्य माध्यम से हीट बाहर निकल गया। और जहां से हीट ये बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं सिंक रिजर्वायर। ये है आपका सिंक, तो सोर्स से सिंक की तरफ। अब देखिए, ये आपका ये इनपुट है,
ये आपका आउटपुट। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन देखिए Q1 जो इनपुट हुआ है, कुछ इसमें वर्क डन हुआ आउटपुट और कुछ वेस्ट हुआ Q2। तो यहां से हम लोग W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। नाउ द टर्म इज इफिशियंसी, ईटा इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, और दिस टर्म इज इफिशियंसी। ईटा इज इक्वल टू आउटपुट इज योर W, इनपुट इज योर Q1, ये लिख सकते हैं। और देखिए बराबर W इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, ओके। या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1, ध्यान से देखिए, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकल। So this is the all about heat engine, how the heat absorbed by the system and some mechanical work is done by the system. Okay, the real example is टू व्हीलर इंजन, फोर व्हीलर इंजन। इस आगे डिटेल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब आप करेंगे, जब 12th पे अच्छा करने के बाद यदि आप आईटी ब्रांच के थ्रू जाते हैं, यानी मेडिकल में नहीं आईआईटी में जाते हैं, तो आप यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेंगे तो इसमें आप और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। आप इसमें कई स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, ये सब डिफरेंट टाइप के इंजन्स पढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक है, समझिए कि जैसे ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है किसी भी इंजन का। ओके, तो ये हीट इंजन इसी फिनोमेना पे वर्क करता है। लिखिए इसको जल्दी से। ओके, अब आपको समझाता हूं मैं हीट इंजन का एक परफेक्ट मॉडल है कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल। देखिए यह कैसे वर्क करता है, या इसमें क्या ऐसा चेंज आ जाता है जिसकी वजह से यह परफेक्ट इंजन की तरह बिहेव करने लगता है। तो कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल इज द बेस्ट मॉडल कह सकते हैं फॉर द हीट इंजन to make more efficient, यानी उसकी इफिशियंसी को बढ़ा देता है। किस ऑर्डर में होता है जरा देखिए। देखिए सब ये आइसोथर्मल, 2 आइसोथर्मल कर्व हैं। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2। एक रफ आइडिया आइसोथर्मल का है। ये एक्सिस को कट नहीं करेगा, ऐसे एक्सिस कैसे पैरेलल जाएगा ये। अब पहला जो प्रोसेस है वह आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, देखिए साइक्लिक ही होगा और क्लॉकवाइज ही होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाइएगा इसको। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो एडियाबेटिक होगा, और फिर आइसोथर्मल होता है, और फिर एडियाबेटिक होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4। देखिए एडियाबेटिक कर्व भी कुछ ऐसा ही होता है। रुकिए थोड़ा इसको ऐसे कर दिया जाए। चलिए देखिए 1 से 2 में टेम्परेचर देखो बच्चों, यह T1 है जो कि सोर्स टेम्परेचर है। हीट इंजन को ध्यान देते रहिए, सोर्स टेम्परेचर। T2 सिंक टेम्परेचर है जो कि सोर्स टेम्परेचर से कम होता है। तो 1 से 2 प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, वो टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस प्रोसेस के दौरान हीट लिया जाएगा Q1 विच इज इनपुट। ओके, और 3 से 4 के दौरान
हीट बाहर निकलेगा विच इज Q2। और ये दो प्रोसेस जो हैं ये दोनों के दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडी लिख दे रहा हूं, एडियाबेटिक। और ये आइसोथर्मल। तो पहला जो प्रोसेस होता है पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर बी देखिए, और वह कौन से टेंपरेचर पे? तो T1 टेंपरेचर पे। और फिर 2 to 3 अगेन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये दोबारा एक्सपेंशन होता है और इसमें टेंपरेचर चेंज हो जाता है फ्रॉम T1 to T2। और तीसरा फिर आइसोथर्मल, अब ध्यान से देखिए, कंप्रेशन होगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन, और वह टेंपरेचर T2 पे ही होगा, सिंक टेंपरेचर, हर जगह T2। एंड द फोर्थ वन इज ABC, अच्छा C एंड D, अगेन एडियाबेटिक कंप्रेशन। देखिए कंप्रेस कर रहा है, ये इधर नहीं जा रहा, ध्यान से स्ट्रेट लाइन से खींचेंगे तो ऐसे इधर की तरफ जाएगा। एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो सबसे एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ था पहले, अब एडियाबेटिक कंप्रेशन। और इस समय टेंपरेचर अगेन फिर T2 से T1 पे आ गया। तो दो एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ, यानी एक एडियाबेटिक वाल, ना इसमें हीट जाएगा ना वापस आएगा, आना जाना है ही नहीं। यहां पे एडियाबेटिक वॉल की तरह हो गया, एक प्रोसेस से लिया जाएगा एक प्रोसेस। उसमें क्या था, एक मॉडल में उसमें तो एक आधे से 1 से 2 में हीट आ रहा था, 2 से 1 में जा रहा था, तो उसमें लार्ज इंटरवल मिल जाता है हीट एग्जिट करने का। यहां पे इंटरवल ही छोटा कर दिया तो होगा क्या, मैक्सिमम यूज यूटिलाइज होगा वर्क डन में, मैक्सिमम हीट यूटिलाइज होगा वर्क डन में। अब आप ये समझिए इस प्रोसेस के दौरान वर्क डन क्या होगा, तो यही देखिए वर्क डन है, दिस वन इज योर W। वही फार्मूला डिफाइन होगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी पूरा लिखते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू W अपॉन Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। और देखिए एक एक्सरसाइज मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये डेरिवेशन, कि 1 से 2 और 2 से 1 जब इसको सॉल्व करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को और हीट के बीच में रिलेशन निकालते हैं, तो Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 आता है। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। इसका जो रेशियो है सोर्स रेशियो अपॉन सिंक का रेशियो, तो इस फॉर्मूले को बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1। ये लीजिए, ये हो गया एफिशिएंसी का फार्मूला। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ध्यान में रखिएगा इस फार्मूले को। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। क्लियर है? लिखिए इसको। ओके, रेफ्रिजरेटर का फंक्शन देखिए। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, फ्लो हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर जोन टू हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। हाउ इट इज पॉसिबल, समझिए पहले इंडिकेटर डायग्राम से। ये लास्ट थ्योरी है फॉर द थर्मोडायनेमिक्स। पी वी, यहां पे जो प्रोसेस हो रहा था क्लॉकवाइज, अब यहां पे एंटी क्लॉकवाइज 1 2, पहले ऐसे फिर ऐसे। ओके, तो अब जरा समझिए 1 से 2 के दौरान यह हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव है, तो यहां पे हीट एब्जॉर्ब। और 2 से 1 के द्वारा हीट रिजेक्टेड, ऐसे हीट रिजेक्टेड, सेम वही प्रोसेस। और देख समझिएगा, और दिस वन इज द वर्क डन। और ऑल अबाउट वर्क डन देखिए तो नेगेटिव होगा, क्योंकि 2 से 1 वाला डोमिनेट करेगा, तो वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट या बाई सराउंडिंग। ठीक, समझते हैं। देखिए इसको, यह है आपका सोर्स
जो रेफ्रिजरेटर चेंबर है, ये आपका मशीन, रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर। अब आप इस तरीके से समझिए इन चीजों को, और ये इसका सिंक जहां से हीट बाहर निकलता है। ऑल अबाउट हमको इसी सोर्स को, जो सोर्स है, जो चेंबर है, उसी को कूल करना है। रेफ्रिजरेटर चेंबर को ही हमको कूल करना है, ठंडा रखना है। क्या करेंगे हम, देखो बेटा, जिसका टेम्परेचर T1 है और सिंक का टेम्परेचर, सराउंडिंग सिंक सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 और T2 का टेम्परेचर सोर्स के टेम्परेचर से ज्यादा है। चेंबर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम होता है। और हीट का फ्लो ऐसे कब होता है, जरा देखिए, जब हम इस कंप्रेसर, जब बिजली होती है या इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो मशीन जब चालू होता है ना, कंप्रेसर वर्क करना शुरू कर, कंप्रेसर वर्क कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। दिस इज योर इनपुट। जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो कंप्रेसर पे वर्क नहीं करेगा, कंप्रेसर चलेगा नहीं, तब तक ठंडा पानी होगा नहीं। ये इनपुट। चेंबर से जितना हीट इस कंप्रेसर खींच कर ले आएगा, मान लो Q1 हीट बाहर निकला, ये जो Q1 है या कंप्रेसर है, ये आपका कंप्रेसर। Q1 हीट कंप्रेसर ने खींच लिया, Q1 हीट ले लिया, वही खींचा है, एब्जॉर्ब कर लिया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। और जितना यह खींचेगा या जितना ये अपने अंदर लेगा कंप्रेसर, हीट को सक करेगा चेंबर से, उतना ही कूलिंग होगा। Q1 इज योर आउटपुट। और इधर से कुछ एनर्जी आई और जो खींचा, किस टाइप का प्रोसेस हो रहा है, तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस थी, इसको मैंने एरो को ऐसे दिखा दिया, एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस, और पूरी एनर्जी इधर बाहर निकल जाती है, वहीं एनर्जी स्टोर नहीं होती अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन। देखो ये दो, ध्यान से देखना बच्चों, Q1 जो चेंबर से खींचा गया, जो आपका आउटपुट है, इनपुट W, और वह पूरी की पूरी एनर्जी, या चेंबर से खींची गई एनर्जी, ये एनर्जी पूरी एनर्जी हो गई बाहर। यहां से W इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1। Q2 माइनस Q1। अब देखिए, जैसे हीट इंजन के केस में देखो, हीट का फ्लो हुआ कि नहीं हुआ, लो से हाई की तरफ। सिंक का टेम्परेचर ज्यादा है, सिंक का टेम्परेचर ज्यादा है, सोर्स का टेम्परेचर कम है, हीट का फ्लो हाई से लो की तरफ हुआ। कब, जब एक्सटर्नल वर्क डन हुआ तब, यानी ये पॉसिबल है। ठीक, यहां जैसे वहां पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करते थे, यहां पे टर्म होगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को K से डिनोट करते हैं। सेम आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट इज योर Q1 डिवाइड बाई W या Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। ये रहा, लिख लीजिए इसे। क्वेश्चन इज ए हीट इंजन रिजेक्ट 600 कैलोरी टू द सिंक at 27 डिग्री सेल्सियस। Amount of work done by the engine will be amount of work done पूछा हुआ है, and the temperature of the source, सोर्स का दिया है, ये दिया है। फार्मूला पहले मैं लिख देता हूं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू W, हीट इंजन के लिए W बाई Q1, या लिख दें वन माइनस T2 बाई T1, या 1 माइनस Q2 बाई Q1। ओके, जरा कोशिश कीजिए, जरा सॉल्व कीजिए, तो खुद से जरा कीजिए। एफिशिएंसी, टेम्परेचर को केल्विन में रखिएगा, T2 इज इक्वल टू 300 केल्विन, T1 इज इक्वल टू 273 प्लस 227 500 केल्विन। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आपका आ गया 1 माइनस T/5 इज इक्वल टू 2/5। अब देखिए,
कह रहा इस प्रोसेस के दौरान कितना हीट रिजेक्ट हुआ, तो रिजेक्टेड इज इक्वल टू दे रखा है 600 कैलोरी। तो यहां से पहले एब्जॉर्ब निकाल लीजिए, तो 1 माइनस 600 डिवाइड बाई Q1, उसको उधर भेज दीजिए, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 600 बाई Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई 3 विच इज इक्वल टू 3 बाई 5। Q1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 200, 1000 में दे रखा है कैलोरी। आगे जरा खुद से कीजिए आप। 1000 कैलोरी। अब देखिए कितना है, बहुत आसान, इतना 600 रिजेक्ट हो रहा था, 1000 इनपुट है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 400। 1000 माइनस 600, तो 400 कैलोरी। तो जूल में कितना हो जाएगा, तो 400 गुणे 4.2 लेना है जूल। ये आपका हो जाएगा 40 इंटू 42, ये हो जाएगा 1684, 1680। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिक ये हीट इंजन पे बेस्ड था। ये भी क्वेश्चन देखिए, ए कार्नोट इंजन have an efficiency eta is equal to 1/10 is used as a refrigerator if the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is। निकालिए जल्दी से। efficiency eta is equal to 1/10 is equal to W by Q1 and 1/10 is equal to W by the work done on the system is 10 जूल। ओके, तो यहाँ पे 10 रख दीजिए इज इक्वल टू Q1 बराबर आपका आ गया 100 जूल, ये इनपुट हो गया। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, रेफ्रिजरेटर के लिए यूज हो रहा है ना, तो यह तो हायर टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब होगा 100 जूल। तो लोअर टेम्परेचर पे, यानी आपको ध्यान देना होगा। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ए आंसर देंगे, पर आपको ये ध्यान देना है इसमें हीट रिजेक्टेड यानी सिंक टेम्परेचर पे कितना होगा। तो देखिए लिया ना लोअर टेम्परेचर पे, तो उसको सिंक की तरह बिहेव करना है। तो आपको ऐसे लिखना है Q1 माइनस W इज इक्वल टू Q2। तो यहाँ पे 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 आएगा। Q2 इज इक्वल टू 90। योर आंसर विल बी 90 जूल। बी केयरफुल, बहुत सिली मिस्टेक आप लोग किए थे। The next question is a refrigerator with coefficient of performance is equal to 1/3 release Q2। देखिए रिलीज बाहर निकालता है 200 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। देन द वर्क डन ऑन द सबस्टेंस, W आपसे पूछा है। चलिए अब खुद से कीजिए, तो अब मैं कोई हिंट नहीं दूंगा। अच्छा ये देखो, W इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटर वाला केस याद रखना, Q2 माइनस Q1, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K इज इक्वल टू, ध्यान करो आप, तो आउटपुट इज Q1 और W इज योर आउटपुट विच इज इक्वल टू, सॉरी इनपुट, W इज योर इनपुट। और इस सिस्टम से कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर 200 जूल हीट
रिलीज। ओके, तो सिस्टम से 200 जूल हीट रिलीज यदि हो रहा है तो अभी ऐसे W को Q1 के फॉर्म में यदि हम लिखें तो W इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या 3Q1, है ना। W इज इक्वल टू 3Q1 यदि आप लिखिए तो 3Q1 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। बाकी आप खुद से सॉल्व कीजिए जल्दी से। This imply that Q2 is equal to 200. This imply that तो जरा Q1 बराबर 50 जूल, 50 जूल होगा जो चेंबर से एब्जॉर्ब करेगा, वो चेंबर से एब्जॉर्ब करेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि देन वर्क डन का है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस Q1/W इज इक्वल टू 1/3। W को Q1 के फॉर्म में लिख लिया, फिर W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 लिखते हैं। यहाँ W की वैल्यू Q1 के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ से Q1 बराबर 50 जूल, तो W इज इक्वल टू 3Q1 इज इक्वल टू 150 जूल। क्लियर है ना, 100/3 नहीं आएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चंस थे जो कि रेफ्रिजरेटर, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, फार्मूला बेस्ड होंगे। आपको याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होगा और हीट इंजन के केस में एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों नया टॉपिक विच इज हीट ट्रांसफर, और यहाँ तक के लिए थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट खत्म हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।